हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। क्या आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं देना चाहिए, या जल चुके मरीज़ यानी कि बर्न पेशेंट के लिए रिंगर लैक्टेट जीवन रक्षक कैसे बनता है। आज हम उन 5 महत्वपूर्ण आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे जिनकी जानकारी हर मेडिकल छात्र और प्रोफेशनल को होनी चाहिए। बिना किसी फालतू बात के सीधे क्लिनिकल फैक्ट्स पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आईवी फ्लूइड्स इतना इम्पोर्टेंट होता है कि गलत आईवी फ्लूइड चढ़ाने से जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए आईवी फ्लूइड चढ़ाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से पेशेंट को कौन सा आईवी फ्लूइड चढ़ेगा, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो आज अपन 5 आईवी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मल सलाइन जिसको एनएस भी कहा जाता है। कुछ इस तरह की बोतल आती है, किसी पर एनएस लिखा रहता है, कहीं पर NaCl भी लिखा रहता है। ये 3 बोटल्स में आ सकता है, या तो 100 ml या 500 ml या फिर 1000 ml के फॉर्म में। इसके अंदर एनएस में 0.9 W/V सोडियम क्लोराइड होता है। इसकी सांद्रता अपने प्लाज्मा की सांद्रता के समान होती है। प्लाज्मा की सांद्रता के समान रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये NaCl जो फ्लूइड है, आईवी फ्लूइड जिसको अपन एनएस बोलते हैं, जब ब्लड में जाता है तो ये ब्लड को डाइल्यूट कर सकता है। अगर इसकी सांद्रता 0.9% से कम हुई तो आरबीसी फूल जाएगी और फूल के फट जाएगी। अगर इससे ज़्यादा हुई, 0.9% से ज़्यादा हुई, तो आरबीसी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, यानी कि श्रिंक हो जाएगी। इसलिए एग्जैक्ट 0.9% ही रखा जाता है, ताकि ना तो आरबीसी सिकुड़े और ना ही आरबीसी जो है फूले। अब बात करते हैं एनएस आईवी फ्लूइड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले सीवियर डिहाइड्रेशन में किया जाता है, यानी कि गंभीर निर्जलीकरण में। जैसे गर्मियों में कई सारे आदमी धूप में भी काम करते हैं, मज़दूर वगैरह, उनको जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो उस कंडीशन में उनमें शरीर में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उन पेशेंट में ये काम करता है। किसी भी वुंड को वॉश करना हो, किसी भी घाव को धोना हो, उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और हेवी इंट्रावीनस इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कोई भी अगर इंजेक्शन आपको देना है, उसको डाइल्यूट करना है, तो आप क्या करो, इस एनएस की बोतल में उस इंजेक्शन को डाल दो और उसके बाद इस एनएस की बोतल को क्या कर दो, पेशेंट को चढ़ा दो। तो यहाँ पर हेवी इंट्रावीनस इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी वाले पेशेंट को, और हृदय की बीमारियों वाले यानी कार्डियक इश्यू वाले पेशेंट को जो है कभी भी नॉर्मल सलाइन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में जाके क्या करेगा, पानी को बढ़ाएगा। क्योंकि एक तरह का नमक का पानी है, तो ये ब्लड के अंदर क्या जाके पानी को बढ़ाएगा। पानी बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी, और बीपी जब बढ़ेगी और पानी जब बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। तो हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी कार्डियक पेशेंट की। ठीक है, तो ये पढ़ा अपन ने नॉर्मल सलाइन के बारे में। अब बात करते हैं डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। देखो, नॉर्मल सलाइन और डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में सिर्फ अंतर है डेक्स्ट्रोज का। नॉर्मल सलाइन के अंदर अगर आपने डेक्स्ट्रोज डाल दिया तो वही बन जाता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसको बोलते हैं DNS। ठीक है, ये हमेशा 5% की फॉर्म में आता है, 5% डेक्स्ट्रोज। देखो, 0.9% W/V आपका NaCl होता है, कितने में, 100 ml के अंदर। तो उसके अंदर 5 ग्राम आपने क्या डाल दिया, ग्लूकोज, यानी कि डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज और ग्लूकोज जो है लगभग इनकी स्ट्रक्चर समान होती है। ठीक है, तो एक तरह से शर्करा ही होती है, ये सिंपल ग्लूकोज या सिंपल मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, देखो, लो ब्लड प्रेशर के अंदर, क्योंकि ये ब्लड में जाके क्या करेगा, एक तरह का पानी ही है। तो अगर बीपी कम हो गई तो पानी क्या करेगा, ब्लड में जाते ही बीपी को बढ़ा देगा। तो लो बीपी के लिए ये यूज़ किया जाएगा। लो बीपी को हाइपोटेंशन बोलते हैं। दूसरी चीज़ है इंसुलिन शॉक में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई भी पेशेंट जो है इंसुलिन का इंजेक्शन तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद आधे घंटे के भीतर खाना नहीं खाता है, तो उसके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज की कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, इंसुलिन शॉक हो सकता है। इंसुलिन शॉक यानी कि या तो ज़्यादा मात्रा ले ली जाए
इंसुलिन की, जिससे भी ग्लूकोज कम हो जाता है। तो फिर उसको बाहर से ग्लूकोज देना पड़ता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया जा सके। तो उस कंडीशन में भी 5% डेक्स्ट्रोज इन नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। उसके बाद में फ्लूइड लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट के अंदर जो भी फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में भी शरीर को ग्लूकोज एज वेल एज आपको फ्लूइड की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका डीएनएस को उसमें दिया जाता है। ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर डीएनएस पूरी तरह से वर्जित है, यानी कि कभी भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि डीएनएस के अंदर क्या होता है, डेक्स्ट्रोज होता है जो कि ग्लूकोज की तरह होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट में इसको दिया तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा और हालत ख़राब कर देगा डायबिटीज़ पेशेंट की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिंगर लैक्टेट, जिसको हार्टमान सॉल्यूशन भी कहा जाता है। देखो ये क्या होता है, बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है, यानी कि एनएस में सिर्फ NaCl था, डेक्स्ट्रोज के अंदर आपने देखा क्या था, एक तो डेक्स्ट्रोज प्लस NaCl था। लेकिन आपके पास अगर रिंगर लैक्टेट या हार्टमैन सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl, पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद में सोडियम लैक्टेट होता है। ठीक है, सोडियम लैक्टेट। तो इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये एक बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है। तो किस कंडीशन में दिया जाएगा, सीवियर बर्न विक्टिम, कई जगह मास आग लग जाती है, बहुत बड़ी आग लग जाती है, तो उसमें कई लोग बहुत भारी तरह से जल जाते हैं। तो सीवियर बर्न विक्टिम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है और फ्लूइड का भी लॉस होता है। तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या दिया जाता है, आपके पास रिंगर लैक्टेट दिया जाता है। कई सारी बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, मेजर सर्जरीज, उसके अंदर भी रिंगर लैक्टेट लगाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है और साथ के साथ ही डायबिटिक भी है, तो उस कंडीशन में आप उसको रिंगर लैक्टेट दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रोज नहीं होता है। जब डेक्स्ट्रोज है ही नहीं तो रिंगर लैक्टेट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद में बात करते हैं केवल डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन DS की, है ना। अब ये 3 फॉर्म में आता है, D5, D10 और D25, यानी कि 100 ml के अंदर 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज है, 100 ml में आपके पास 10 ग्राम है और 100 ml में आपके पास 25 ग्राम है। तो इन दोनों D5 और D10 का यूज़ तो किस में किया जाता है, लंबे समय से अगर आदमी भूख हड़ताल पे है, यानी भूखा है, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में है, लंबे समय से भूखा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, यानी एक्सट्रीम वीकनेस है, उस कंडीशन में दिया जाता है। और D5 के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका यूज़ जो है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में दिया जाता है, यानी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने के बाद उसको वापस होश में लाने के लिए क्या देना पड़ेगा, ग्लूकोज देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, D25 डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन की। जितने भी फ्लूइड अपन ने पढ़े हैं, चाहे वो NS हो, DNS हो, DS हो, रिंगर लैक्टेट हो, ये सब ब्लड के अंदर क्या बढ़ाते हैं, ब्लड के अंदर आप वाटर को बढ़ाते हैं, यानी पानी को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तरह के पानी ही होते हैं। ठीक है, लेकिन पहला ऐसा IV फ्लूइड है जो कि ब्लड से पानी को कम करता है, ब्लड से क्या करता है, वाटर को कम करता है। तो शरीर में वाटर ज़्यादा हो जाए, कौन कौन सी कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है, जैसे ब्रेन के अंदर सूजन आ जाए, तो ब्रेन के अंदर सूजन यानी कि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जमा हो गया, उसकी वजह से स्वेलिंग हुई है। उसके बाद इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में आपके शरीर से पानी को बाहर निकालना होता है, तो उस कंडीशन में मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ये एक डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक क्या होते हैं, जो शरीर में उपस्थित पानी को यूरिन के रास्ते, यानी कि किडनी के रास्ते मूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं, उनको डायूरेटिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर सांद्रता क्या होती है, 100 ml में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। तो ये ओलिगोयूरिया को ट्रीट करने में, ओलिगोयूरिया वह कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को पेशाब कम आता है। ठीक है, लो यूरिन आउटपुट के कंडीशन में, ब्रेन के अंदर कोई सूजन आ जाए उसमें, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए, तो उन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब एक समरी टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। ये अपन ने NS, DNS, रिंगर लैक्टेट, D5, D10, D25 और एक मैनिटोल, ये 4 जो है वो क्या करते हैं, वाटर को बढ़ाते हैं ब्लड में, और ये क्या करते हैं,
ब्लड वाटर को कम करता है, यानी मूत्र के रास्ते बाहर निकालता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इनका यूज़ क्या है वो देख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, देखो डायबिटीज़ के अंदर डीएनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट में डीएनएस भी नहीं चढ़ा सकते और डीएस भी नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, तो ये कभी नहीं चढ़ा सकते। और डिहाइड्रेशन के केस में, यानी कि अगर आदमी को निर्जलीकरण है तो उसमें मैनिटोल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो पानी और ज़्यादा निकाल देगा। अब ये दोनों पानी बढ़ाते हैं शरीर में पानी, तो इनका यूज़ हाई बीपी के अंदर नहीं किया जा सकता, हृदय रोग में नहीं किया जा सकता। और रिंगर लैक्टेट का यूज़ लीवर की बीमारियों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, रिंगर लैक्टेट का यूज़ लीवर की बीमारियों में नहीं किया जा सकता। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये है, यदि कोई मरीज है वो गंभीर रूप से निर्जलीकृत है, यानी कि डिहाइड्रेटेड है, दूसरी चीज़ है उसका रक्तचाप भी कम है, यानी कि बीपी भी कम है, लेकिन एक गंभीर मधुमेह का रोगी है, यानी डायबिटीज़ है उसको, तो डायबिटीज़ है तो दो चीज़ें तो कभी चढ़ा ही नहीं सकते, कौन सी, डीएस और डीएनएस कभी नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। बीपी कम है तो आपके पास मैनिटोल भी कभी नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। तो दो चीज़ें बची, एक तो रिंगर लैक्टेट और आपके पास एक बचा क्या, एनएस। तो सबसे बेस्ट मैंने क्या बताया था, डायबिटिक पेशेंट के लिए रिंगर लैक्टेट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एनएस भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट आपके पास रिंगर लैक्टेट होगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है समझ सकते हो कि किस तरह के पेशेंट में किस तरह के आईवी फ्लूइड्स चढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।